जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ह्यूमन जीन को एक सीक्वेंस करके उसका इवेल्युएशन किया जाता है। देखते हैं फर्दर। तो यहाँ पे क्या होती है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्चुअली में अगर देखा जाए एक सेल को, तो वो तो नेकेड आई से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखना होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल्स है जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो उसका इवोल्यूशन करना, उसमें ये जो क्रोमोसोम है उसमें कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस में जैसे एक्सोन है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में इंट्रोन है, इनको अलग करना और फिर सीक्वेंस करना, एक सीक्वेंस में आना। नाइट्रोजनस बेस जैसे है ATGC, इनका सीक्वेंस को इवेलुएट करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ मेगा प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट है? मेगा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। एस्टिमेट बेस पेयर यहाँ पे देखा जाए, जो हम लोगों ने बात किया, क्रोमोसोम जो बेस पेयर है, एस्टिमेट बेस पेयर है ना, एस्टिमेटेड बेस पेयर इवेल्युएशन किया गया है। कितना होगा? तो बेस पेयर टोटल यहाँ पे लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर है। इतना अगर इच बेस पेयर को सीक्वेंस किया जाए तो कॉस्ट जो पड़ता है, इच बेस पेयर का जो सीक्वेंस बनाने में कॉस्ट लगता है $3 पर बेस पेयर। कॉस्ट जो लगता है $3 पर बेस क्या लगता है? खर्च लगता है ना, इच बेस पेयर ये खर्च आती है। टोटल बेस पेयर कितने हैं? 3 × 10⁹ इतना है ना, 3 बिलियन बेस पेयर्स है। कॉस्ट इच बेस पेयर को सीक्वेंस करने में कितना लग जाएगा? $3 लग जाएंगे। टोटल अगर एस्टिमेट वैल्यू देख लिया जाए तो टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे? टोटल वैल्यू 3 3 9 10⁹ दैट मीन्स 9 बिलियन। इसको 9 बिलियन बोलेंगे। इतना कॉस्ट लग जाएगा। ये जो कॉस्ट है एस्टिमेटेड है, दैट मीन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना लगेगा। एक्सपेक्टेड इतना खर्च होगा, एक्सपेक्टेशन है। इस तरह का एक और प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अदर प्रोजेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये अदर प्रोजेक्ट है, सेम इसी तरह का अदर प्रोजेक्ट, इस तरह से है ना। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें किस तरह से काम होता है? इथिकल, लीगल, सोशल जितने भी इशू होते हैं यहाँ से सॉल्व होता है। टू डील विथ ILSI, ILSI कहने का मतलब क्या होगा? किस चीज़ का? ये शॉर्ट फॉर्म में मैं ILSI बोल रहा हूँ। डील विथ इथिकल है ना। L से हम लोग लिखेंगे लीगल, सोशल, इथिकल, लीगल, सोशल, आई से इशू, इसके रिगार्ड बात होती है, इसके रिगार्ड डीलिंग होती है। डील विथ एथिकल,
लीगल सोशल एंड सोशल इशू के रिगार्ड यहाँ पे बात होती है। और ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 13 ईयर्स लग गया है। कितना साल है ना? कंप्लीटेड इन 13 ईयर्स, टू बी कंप्लीटेड इन in 13 ईयर्स। 13 साल लग गए। स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में। स्टार्ट एंड एंड है ना? स्टार्टेड 1990 स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट है। स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में। कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। टू बी कंप्लीटेड 2003। 10 साल उधर और इधर 2000 के बाद 3 कंप्लीट होने में टोटल कितने लग गए? 1990 से 13 साल लग गए, है ना? 2003 में कंप्लीट हुए। दैट मीन्स टोटल टाइम कितना लगा? 13 ईयर्स लगा। मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन बेस्फीयर को सीक्वेंस में करना। इसको स्टार्ट कौन किया था? ये भी बात तो आएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना? एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इसको स्टार्ट किया था। तो लिखेंगे स्टार्टेड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके थ्रू ये स्टार्ट हुआ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने बेस्फीयर को सीक्वेंस में, दैट मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कौन किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसमें मेथोडोलॉजी है, 2 अप्रोचेज हैं यहाँ पे। पूरे बेस्फीयर को पूरे टू सीक्वेंस, ओनली कोडिंग सीक्वेंस, डीएनए के कोडिंग सीक्वेंस को, या फिर जो है पूरे डीएनए का ही, इंटायर डीएनए को ही सीक्वेंस में करना। तो ये यहाँ पे करते हैं हम लोग मेथोडोलॉजी। यूएस डिपार्टमेंट ने क्या मेथड अप्लाई किया था, तो मेथोडोलॉजी को हम लोग देखेंगे। मेथोडोलॉजी, दो अप्रोचेज हैं यहाँ पे, 2 अप्रोचेज। स्टार्टेड विथ 2 अप्रोचेज, स्टार्टेड विथ 2 अप्रोचेज। टू अप्रोचेज है यहाँ पे। ये जो 2 अप्रोचेज है, क्या है? 2 अप्रोचेज, टोटल डीएनए को, या फिर जो है सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को, टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग, ओनली कोडिंग सीक्वेंस। किसको? अप्रोचेज में फर्स्ट अप्रोच हम लोग देखेंगे टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग स्ट्रेंथ, कोडिंग पार्ट या फिर स्ट्रेंथ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोज सीक्वेंस टैग, EST बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एक्सपोज सीक्वेंस टैग। टैग बोलते हैं, है ना? EST। दूसरा जो होता है इंटायर डीएनए को सीक्वेंस करना, टू सीक्वेंस इंटायर
इंटायर डीएनए की अगर बात करेंगे टू सीक्वेंस इंटायर डीएनए, इंटायर डीएनए की अगर बात करेंगे तो पूरे डीएनए में कोडिंग सीक्वेंस भी होगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होगा। यहाँ पे कोडिंग भी होगा और साथ साथ कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग दोनों तरह के सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इंटायर डीएनए को हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं। ओके, तो इंटायर डीएनए में इस तरह से एक्सॉन भी होंगे और इंट्रॉन भी होगा, एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा, इस तरह से एक्सॉन इंट्रॉन। तो पूरे डीएनए को हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस करते हैं। इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एनोटेशन, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। और सिर्फ कोडिंग पार्ट को अगर सीक्वेंस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोज सीक्वेंस टैग, EST, इस तरह से बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारा चाहे तो कोडिंग सीक्वेंस को लेना या फिर पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना, ये जो काम होगी इसके कुछ रूल्स होंगे, है ना, और कुछ एक्सपेरिमेंटल टूल्स होंगे जिसमें रिक्वायरमेंट्स होगी होस्ट की, वेक्टर की। तो यहाँ पे क्लोनिंग होता है, चाहे तो इस पार्ट का, चाहे तो पूरे डीएनए, एक्सॉन, इंट्रॉन, कोडिंग, नॉन कोडिंग, पूरे पार्ट का क्लोनिंग होता है ना। सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, इसके फ्रेगमेंट्स का क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, इसका क्लोनिंग करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं और उसका जो है क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट में बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, होस्ट में बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, या फिर ईस्ट हो सकता है। अब वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी होस्ट तक, इस फ्रेगमेंट्स को क्या करना है है ना, उसमें इंसर्ट करना है। तो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वेक्टर में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, ये हो सकता है इसमें, है ना। फुल फॉर्म कई बार नीट में पूछा है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो एक का मैं लिख देता हूँ, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इस तरह से रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद इसको सीक्वेंस किया गया है, एक मेथड सेंजर्स मेथड है, उसके थ्रू डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है। पहले क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स किया जाता है होस्ट बॉडी में, वेक्टर के थ्रू इस पार्ट को, है ना, इंसर्ट किया जाता है, उसका क्लोनिंग होता है, नंबर से इंक्रीज़ किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, सीक्वेंस में लाया जाता है। और सीक्वेंस जो किया जाता है सेंजर्स मेथड के थ्रू, सीक्वेंस बाय एक साइंटिस्ट है सेंजर्स, सेंजर्स मेथड, सेंजर्स मेथड के थ्रू उसको सीक्वेंस किया जाता है। अब देखो ये डीएनए है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स किया जाता है, दैट मीन्स कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, कोडिंग सीक्वेंस भी होगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होगा, है ना। फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया जाता है, नंबर से इंक्रीज किया जाता है। इसके लिए डीएनए को कट किया जाता है, फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के थ्रू होस्ट में डाला जाता है और फिर सीक्वेंसिंग होता है। किस तरह से होती है यहाँ वाला काम, ये डीएनए है, डीएनए है, ये डीएनए को कट किया जाता है, कट करके क्या किया जाता है, फ्रेगमेंट्स में
इस फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, वेक्टर के थ्रू होस्ट में डालते हैं, वेक्टर के थ्रू होस्ट में डालते हैं, और इसी होस्ट में क्या होता है, इसका क्लोनिंग होता है, फिर सीक्वेंसिंग होता है ना, फिर क्या होता है, सीक्वेंसिंग होता है, सीक्वेंसिंग होता है। इस तरह से ये काम होता है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस तरह से क्या किया जाता है, फंक्शन किया जाता है, और ये जो बेस पेयर्स हैं उसको एक सीक्वेंस में किया जाता है और फिर उसका इवेल्युएशन किया जाता है। इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे, सैलिएंट फीचर्स देखेंगे। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलिएंट फीचर्स या फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।